देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद है रवि शर्मा जी। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम दिल्ली रोहिणी के अनुभव अपार्टमेंट में मौजूद हैं। अनुभव अपार्टमेंट रोहिणी के टॉप बेस्ट सोसाइटियों में से एक सोसाइटी है। यहाँ पे ज्यादातर सिंडिकेट बैंक के कर्मचारी लोग रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक, बहुत हरी भरी, बहुत प्रेम से भरी हुई ये सोसाइटी है। लेकिन हम इस दूसरे मुद्दे पे फिलहाल बात करने के लिए मौजूद है। दिल्ली में अभी चुनाव खत्म हुए हैं और सरकार बन गई है। रेखा गुप्ता जी सीएम बन गई है और विजेंद्र गुप्ता जी जो इसी रोहिणी विधानसभा से विधायक रहे हैं 3 बार, इस बार दिल्ली विधानसभा में स्पीकर नियुक्त हो गए हैं। सामने जो रवि शर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं बता दूं कि ये 15 साल इसी अनुभव अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट रहे हैं, फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है। और बहुत इनके मेहनत से, इनके कण की मेहनत से, इनके एक एक हाथों की लगी हुई ईंट से ही ये सोसाइटी खड़ी हुई है। इन्होंने इस चुनाव में जीत और प्रयत्न करके, सारी मेहनत करके, इन्होंने, इनके जैसे और लोगों ने विजेंद्र गुप्ता जी को जिताने में मदद करी। पहले मैं आपको बता दूं, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि भाजपा संगठन जो जीतता है तो एक एक उसका कार्यकर्ता, एक एक उसके वोटर की मेहनत के बल पे जीतता है। फिलहाल हम बात को पटाक्षेप करते हुए रवि जी के ऊपर आते हैं। रवि जी, कैसे मन में आपकी भावना उत्पन्न हुई, कैसे आपको लगा जब विजेंद्र गुप्ता जी ने तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ रोहिणी के अंदर जीत हासिल करी? जिस समय विधानसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे जी। और इनको एमएलए की जो पोस्ट के लिए इनको कॉन्टेस्टेंट मिले थे, तो उसी टाइम हमारे को उम्मीद थी कि विजेंद्र जी जीत हासिल करेंगे। क्यों? उनके काम, उनकी शैली, उनका लोगों से मेल मिलाप से ये पता लगता था कि वो सामाजिक कार्यों में ज्यादा, उनकी वाइफ जो शोभा विजेंद्र है वो भी बहुत ही कर्मठ कार्य करते हैं। और उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने टीम से वो पूरा जी जान से अपना लगा के जो कार्यकर्ता जो शैली से दी है, तो उसका हमको उम्मीद थी कि ये इस बार इलेक्शन जरूर जीतेंगे। फिर हमारी पर्सनल उनसे मीटिंग वगैरह भी हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का साथ है। आए, वो डोर टू डोर विजिट किया, तो लोगों ने यहाँ पे श्योर किया कि यस, कि हम चाहते हैं कि आप अब आने वाले समय में यहाँ के मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। लोगों की जो भावनाएं थी, तो देखो ये पब्लिक आदमी कैसे याद करता है? उनके कर्मों से, उनके कार्य करने की शैली से और उनके व्यवहार से। उनका व्यवहार एक था। यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में कम एमएलए के लिए तीसरी बार वो विजय घोषित और एक अच्छी मार्जिन से घोषित हुआ। तो हमारे को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है मुख्यमंत्री की पद मिलने की संभावना थी। हम लोगों ने उन्हीं के हिसाब से, उन्होंने देखा कि एक उनको एक प्रतिष्ठित जो मतलब पोस्ट दी गई है, वो दी गई थी। बहुत प्रतिष्ठित पोस्ट है। उसको सभापति बोलते हैं, जो विधानसभा के सभापति, जो सारे एमएलए को कंट्रोल करता है, सीएम तक को भी पूरे एमएलए और सीएम मतलब कुल। तो ये हमारे को और अच्छी उम्मीद लगी कि हमारे जो एमएलए साहब यहाँ से विजेंद्र गुप्ता जी जीते हैं, तो उनके हाथ में एक अच्छी मतलब बागडोर आई है और बागडोर को बड़ी अच्छी तरीके से। और हमने एक दो बार उनके इंटरव्यू भी देखे। दैट वाज अ वेरी नाइस एंड इम्प्रेसिव दैट दे हैव शोन। तो हम तो इस चीज से हर्षोल्लासित हैं कि हमारे यहाँ जो एमएलए हैं वो एक अच्छी प्रतिष्ठित पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां तक हमारी आवाज जा सकती है। और हमारे को ये पूरी उम्मीद है, हमने उनसे कांटेक्ट भी किया, मिले भी जैसे, तो उन्होंने पूरी एश्योर किया था कि आपकी जो कठिनाइयां सोसाइटीज की, हम उनका पूरा पूरा मद्देनजर रखते हुए आने वाले टाइम में जैसा भी होगा। रवि शर्मा जी, इसी मुद्दे पर मैं आता हूं। आपको इस समय हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, प्रशासन से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, नेतागण देख रहे हैं। आप जैसे कई सारे सोसाइटी वालों ने मिलकर, प्रेसिडेंटों ने, सबने मेहनत करके जीत और यत्न करके जिता तो दिया, पर हर सोसाइटी की कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई ना कोई समस्या भी होती है। हम कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, पर यह बात सच है कि हर सोसाइटी से जुड़ी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमों को लेकर अनुभव अपार्टमेंट क्या निवेदन करना चाहता है अपने स्थानीय विधायक साहब को? सबसे पहले तो हमारा एक निवेदन है कि कभी भी सोसाइटी के जो प्रधान होते हैं या सेक्रेटरी हैं, जो भी, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए कभी बात नहीं करते। मतलब वो अपने पर्सनल काम के लिए नहीं बोल रहे कि जी मेरे लिए ये काम कर दो। वो जिससे कहते हैं कि हमारी सोसाइटीज, हमारा रोहिणी क्षेत्र, हमारी फेडरेशन, जिससे कि हमारी रोहिणी के लिए एक एक मिसाल बने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंसानियत वाली बात है। जिससे कम से कम यदि हम कहीं के यहाँ कोई पूछे वो कहाँ रहते हैं, हम जी रोहिणी में रहते हैं, तो उस नजरों से देखा जाए कि जैसे कि हम किसी वाक्य प्रतिशत एरिया में रह रहे हैं। तो हम लोगों से यही है कि यहाँ पे जिस तरह का पहले कोई नहीं है, पर अब दिन बर दिन जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या, उस हिसाब से देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी कमी है थोड़ी सी। सबसे पहली बात है, जैसे कोई भी
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट साथ में उनका आपस में तालमेल नहीं है। अब तालमेल नहीं, सबसे बड़ी बात है, देखो कोई भी छोटे मोटे काम के लिए यानी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, वहां से पूरी तरह से सम्मान मिलना चाहिए और पूरा ये मिलना चाहिए जिससे कि हमारे को काम पे कोई भी बाधा ना आए इसमें। हम लोग यही सोच के चलते हैं कि हम यदि सोसाइटी के काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। परंतु ये हमने महसूस किया है कि हम जैसे एमसीडी में भी जाते हैं या पीडब्ल्यू में भी जाते हैं या दिल्ली पुलिस में भी जाते हैं, तो वो इस तरह से कभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो हमारी एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही क्या अपने सिर से बला टालने वाली कोशिश है कि भाई ना ही हमारे पास उस कोई टेबल पे चले जाओ, उधर चले जाए उसने क्या। तो इस चीज से थोड़ा हमारा मनोबल टूटता है, जो कि हमारे को अच्छा नहीं लगता कि हम सोसाइटी के लिए जा रहे हैं ना कि अपने इंडिविजुअल का। इसलिए हमारी गुजारिश हमारे एमएलए साहब से कम यदि कोई भी शिकायत है, यदि वो जायज है, तो उसको पूरा ध्यान दिया जाए, उसका निवारण किया जाए। और शिकायतों का तो क्या, देखो जी पूरा अंडर लगता है, ढेर लगा दीजिए कितनी भी शिकायत है, कोई सुनता है, ये जरूरी नहीं सब, पर जो जरूरी मुद्दे हैं उनके ऊपर थोड़ा देखो। स्नैचिंग वगैरह होती है, चोरी चकारी हो रही है, दिन प्रतिदिन गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो रही हैं, सुन क्या प्रोविजन सही ढंग से नहीं, पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता, कोई ऐसा। तो हमने यही कहा कि कम से कम इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 सेकंड के लिए हम रुकते हैं। जी जी। स्नैचिंग और गाड़ियों की मोटर चोरी होना, इस तरीके की घटनाएं क्या यहाँ पे साल में एक आध बार होती है, आमतौर पर बढ़ रही है? साल में हफ्ते 10 दिन में एक आध का ये घटना हो जाती है। चैन स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग और बैटरी चोरी है, गाड़ी की चोरी है, बैटरी वगैरह चोरी होना। जी जी हाँ। आपको लगता है कि यहाँ पे चूंकि अब तो सरकार, दिल्ली पुलिस भी सभी एक ही साथ में उनके हैंड ओवर है, तो आपको लगता है कि थोड़ी पुलिस की गश्त यहाँ पे बढ़नी चाहिए? गश्त बढ़नी चाहिए सब। देखो गश्त बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअली क्या है कि बैठ के जो भी उसका निवारण करना, सरकार और पुलिस मिलकर करती है। सरकार पुलिस, यदि हमारी भी जरूरत पड़े हम भी उनके साथ बैठ सकते हैं, हम भी सजेशन दे सकते हैं, यदि उनको चाहिए तो हम दे सकते हैं कि भाई ये चीज की जरूरत है। और ये है नहीं आज की डेट में हम देखें छोटे छोटे बच्चे चोरियां कर रहे हैं, उसके पीछे राज है, उनको पता कि 15 16 18 साल से नीचे बच्चे को पनिशमेंट नहीं होता है, तो चोरों ने तो नए तरीके निकाल लिए, पर पुलिस को भी निकालने नहीं कि भाई इस तरह के तरीके हमारे पास आ रहे हैं, तो उसका क्या किया जाए इसमें। पहले तो सबसे पहले देखा है कि सबसे जो यहाँ के निवासी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए सबसे पहले। दूसरा, वो जिस तरह से रहते हैं कि कम से कम उनको इतनी सेफ्टी और रात को अमन चैन की नींद तो सो सके। कोई गार्ड के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते हैं। स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जाती हैं तो आती महिलाओं को भी यहाँ पे काफी डर बैठ जाता है। बैठ रहा है, सरेआम होता है सर, सरेआम जो पब्लिक प्लेस में होता है, मार्केट लगती है, उस मार्केट के अंदर स्नैचिंग हो जाती है। ठीक है, अब अगले सवाल के ऊपर आ जाते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बनी, शालीमार बाग से विधायक का है, बहुत काबिल महिला है, पढ़ी लिखी है, मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ। कैसा महसूस हुआ एक उच्च शिक्षित और उच्च विचारवान महिला जब भाजपा ने दिल्ली की सीएम बनाई, तो आपके अंदर के नागरिक को, अनुभव अपार्टमेंट के नागरिकों को कैसा फील? देखो ऐसे यदि सरकार ने उनको, महिला को यदि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, कुछ सोच के किया हो। जी जी। उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क इसलिए है कि ये पार्टी लेवल का, उनके कोई काम करने की शैली, उनकी कोई क्षमता या उनका कोई ऐसा प्रतिभा जो होगी जिनकी वजह से उनको नियुक्त किया, तो अच्छा लगा है कि भाई यदि उनको नियुक्ति दो। तो मेरी हम उनसे यही अनुरोध है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी में जो बनाने का अरमान दुनिया देख रही है, यदि वो बनाएंगे तो मेरे का ख्याल रखता है कि भाजपा फिर जब तक रहेगी उनके काम उनके बोलेंगे। बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे, अनुभव अपार्टमेंट के मुद्दे पे। सीएम साहिबा देख रही है, सीएम साहिबा से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, सरकार देख रही है, सरकार से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं। 2 समस्याएं आपकी सोसाइटी की रही हैं, एक सोसाइटी का निरीक्षण करवाने वाला कोई नियम आप पे लादा गया है और एक कचरा पिट बनाने का नियम लादा गया। उसके विषय में आप सरकार और प्रशासन, सीएम साहिबा से क्या निवेदन करना चाहते हैं, आप अनुभव सोसाइटी के लोग? सर ये एक सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, उसको पिट बनाने के लिए है, स्ट्रक्चर को नोटिस भी भेजे हैं। एमसीडी में भी लगभग बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो उनके हाथ में कमांड है, तो आप क्या निवेदन? हमारी डीसी साहब से भी जब वो रॉ की मीटिंग होती है हम उसको अटेंड करते हैं, उसमें जाकर अपने सजेशन देते हैं। अच्छा। पर सजेशन देने का कोई फायदा नहीं जबकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं। इम्प्लीमेंट ना करा। सबसे पहले वो कहते हैं कि सोसाइटी में यदि गीला सूखा कचरा अलग करके उसको करिए, अपना पिट बनाइए और पिट में उसको खाली, उसका प्रोसीजर में लगते हैं 40 दिन का लगते हैं। हम 40 दिन का कचरा यहाँ पे कहाँ रख सकते हैं?
40 साल पुरानी हमारी सोसाइटीज हो चुकी हैं, जगह की वैसे ही हमारे पास कमी है, फिर कहाँ हम बनाएंगे पिट। कम से कम हमने उनको सुझाव दिया था कि हमारे आसपास 5-6 सोसाइटी हैं, एक कोई पार्क है, वहां पे आप ऐसा पिट करिए जहां ये प्रोसेस वगैरह हो, गवर्नमेंट करे। जबकि हमने देखा कि दूसरी कंट्री में गवर्नमेंट ये काम उठाती, वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं ये काम सारे। देखिए सोसाइटी में इतनी कोई इनकम सोर्स है जो कि मतलब जो उसका कोई प्रोफेशनल है सोसाइटी में कि जहां हम ये छोटे छोटे कामों के लिए, हर चीज के लिए, सबसे पहले स्पेस क्रंच है। जब स्पेस नहीं होगा हम किस चीज को कर सकते हैं? कम से कम उनको भी तो आइडिया होना चाहिए कि 35-40 साल पुरानी सोसाइटियां होंगी, इनका स्पेस का हम प्रोजेक्ट्स को कैसे वो लागू करेंगे समझा। पर मैं नहीं समझता हूँ ये किस बेस पे। सरकार देगी या नहीं, वो कहता है जी आपको ही अपना मेंटेन सारा करना पड़ेगा। अब बताओ, एक शर्मा के बीच में बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये जो दिल्ली में कोठी वाले एरिया है, ये जो दिल्ली में फ्लैट वाले एरिया है, ये जो दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियां है या जेजे कॉलोनियां, उन पे भी ये नियम लागू करा गया है या सिर्फ सोसाइटी वालों पे ही? मेरी डीसी साहब से मीटिंग में यही 23 सितंबर को जो अगस्त को बात हुई थी, मैंने उनसे यही कहा। मैं क्या मैडम नवनीत थी, मैडम नवनीत जी, डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। तो मैंने उनसे कहा मैडम, उन्होंने कहा हमारे को पॉइंट दिया कि हमने सोसाइटियों को इसलिए किया है कि सोसाइटियों में बल्क कूड़ा जनरेट होता है। बल्क मतलब बहुत ज्यादा कूड़ा सोसाइटियों में। जो मैं कहा मैडम कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, कोई रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें ऐसा कोई मतलब है ही नहीं कि मतलब जितने घर में खाना बनेगा 1 किलो आधा किलो, इससे ज्यादा को कूड़ा क्या निकला, बस ये निकलेगा। तो कहती नहीं ये है बल्क है जब से। तो मैंने कहा मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सोसाइटियों में बल्क कूड़ा निकलता है। आप मेरे को बताइए, सेक्टर 15, सेक्टर 16, 7, 8, 9, 7, 8, प्रशांत विहार सेक्टर 14। प्रशांत विहार में ABCDEFG ब्लॉक है, सेंक्शन करके 4 मंजिलें बनाई तो 800 फ्लैट हो गए। जब हमारे 100 फ्लैट आप कहते हो बल्क कूड़ा जनरेट करता, तो उनके 800 फ्लैट क्या बल्क कूड़ा जनरेट नहीं होता है? मेरे को इसका जवाब दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। गुड लॉजिक, गुड लॉजिक। मेरे को उनके पास जितनी स्पेस है एक ब्लॉक, हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। आप किसी भी कोठी के आगे जी नहीं है, किसी भी ब्लॉक में किसी भी कोठी के आगे आप पिट बना दीजिए, मान लेंगे कि भाई शायद वहां पे सारा काम एमसीडी करती है, झाड़ू वो लगाती है, रोड वो बनाती है, लाइटों को वो मेंटेन, सोसाइटी में किसी किस्म का भी काम नहीं होता उसमें। तो ये कहाँ से वो अपना सोसाइटी में आपकी एमसीडी का कर्मचारी आके झाड़ू नहीं कोई नहीं है, हमारा ही पर्सनल रखा हुआ है, वही पार्कों में माली भी दीजिए एमसीडी ना, कुछ नहीं है, सब हमारी सोसाइटी के खर्चों से, मतलब हमने रखे हुए जो टेम्पल सोसाइटी करती है, माली का, गार्ड का, ये अपना प्लम्बर का, और इलेक्ट्रिसिटी का जो भी हमारा स्टेयर्स का बिल्स आता है वो सब सोसाइटी पे। एनडीपीएल के कर्मचारी यहाँ मरम्मत के लिए नहीं आते हैं। एनडीपीएल की यदि कोई कंप्लेन होती है उसके लिए आते हैं, पर बिजली का कोई इंडिविजुअल है तो वो इलेक्ट्रिशियन हमारे अलग है। एनडीपीएल के मेजर जो सफाई वाले और क्या नाम है माली, वो आपको खुद करना पड़ता है, जो उसी जगह पे गवर्नमेंट के जाते हैं। बिल्कुल। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ये तो वहीं, जब हमारे यहाँ कुछ भी इंटरनल कोई नहीं, जो हमारी कमर्शियल स्टेयर केसेस की लाइट है जो हमारे, वो भी कमर्शियल रेट में मिली है। यहाँ पे कौन सा कमर्शियल काम होता है सोसाइटी के अंदर? आप बताइए। सोसाइटी एक रेजिडेंशियल, एक तरफ आपने करना रेजिडेंशियल सोसाइटी, दूसरी तरफ आपको कमर्शियल बिल वगैरह कर रहे हैं, क्या पसंद? शर्मा जी, सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग, प्रशासन से जुड़े हुए लोग, काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी लोग आपको देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ताजा खबर पे आपकी ये बातचीत सुन के और ये लॉजिकल बातचीत सुन के सरकार प्रशासन जागेगी और इस आपके समस्या हल करने की कोशिश करेगी। खबर दोबारा स्वागत करता है रवि शर्मा जी का। रवि शर्मा जी, हमने काफी बातें करी सरकार के विषय में, समस्याओं के विषय में। बात अधूरी रह जाएगी अगर हमने अनुभव अपार्टमेंट के विषय में बात नहीं करी। आप लंबे समय तक अनुभव अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट रहे, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी होली आने वाली है, होली मंगलमय उत्सव भी यहाँ पे होने वाला था। अनुभव अपार्टमेंट के साथ अपना अनुभव बताइए, आप कितने साल यहाँ रहे, आपके कार्यकाल में क्या क्या सुधार किए गए, इस विषय में बातचीत। देखो, ये सोसाइटी एक्ट जब आया था 1979 में, तो हम लोगों के पास रहने के लिए कोई निवास स्थान नहीं था, हम लोग किराए पे रहते थे। हमने सोचा चलो परमात्मा ने कि सोसाइटी का प्रवाधान बनाया तो हम उसके लिए सोसाइटी बनाई। उस टाइम जो उन लोगों का एक्ट था, एक्ट के हिसाब से 50 आदमी को 1 एकड़ लैंड, 100 आदमी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, उसमें 2 एकड़ लैंड। फिर उन्होंने कहा अपना नक्शा अप्रूव कराइए, नक्शा अप्रूव करा के डीडीए से आप अपना परमिशन लेके कंस्ट्रक्शन। 82 में लैंड अलॉटमेंट हुई हमारे को, 83 में पोजीशन दी गई थी। आप फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने? मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना था। मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था
2014 में। 2014 से शुरू करते हैं, 2014 से 2024 तक क्या क्या आपने भैया नहीं, 2010 में बना था, 2010। 2010 से 2024 तक आपने क्या क्या भरसक प्रयत्न करे इस सोसाइटी को बेहतर बनाने के? मेरा जहाँ तक ये रहा कि मैं ये सोच के चला कि एक यहाँ के मैं जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से रिहायशी हूँ कि मेरी सोसाइटी में जो भी चीज हो सके एक अच्छी सच्ची कम से कम वाजिब रेट्स पे मतलब किसी को काम को भी कराए के, जिससे लोगों को देखो ये पैसे का मामला होता है सोसाइटी में तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता। कई जगह हमने सोसाइटी एमएलए साहब से हमारे से रिक्वेस्ट करी कि सर हमारी सोसाइटी की जो रोड्स हैं बड़ी डिलेपिडेटेड कंडीशंस में है, उन्होंने आया सर्वे किया, उन्होंने मेरी बात को तवज्जो दी और उन्होंने ये हमारा काम करवाया भी था, इंटरनल रोड्स बनवाई। फिर उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट करके गार्ड रूम भी बनवाया, उन्होंने वो रिक्रिएशन क्लब के रूप से हाई मास्क लाइट लगवाई, मिनी जिनी क्लब, ये मेरे उनके पास जाने से जो प्रयत्न करने से ये उन्होंने मेरा उनका सहयोग था जो उन्होंने हमारी सोसाइटी को ये दिया। अब हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आस पड़ोस में एक लोग आम नागरिक है वो कार्यकाल में आपने पार्कों की देखरेख के लिए क्या कदम उठाए? पार्कों के लिए हमने माली रखा है, परमानेंट डेली 1-1.5 घंटे के लिए आता है, वो उसकी निराई बुआई और पानी मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए रखता है। सफाई के लिए हमारे स्वीपर रखा हुआ हमने, सुबह आता है डेली डोर टू डोर जाके गीला सूखा कचरा इकट्ठा करता है। उसके अलावा तीसरा चीज है कि जो सोसाइटी है उसे पार्क को जहां तक हो सके ग्रीन मेंटेन करने की कोशिश की जाए उसमें। आपने सिक्योरिटी गार्ड्स इस सिस्टम के लिए सुधार के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? देखो जी, आज की डेट में जैसे हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी आती है उनके लिए पैसे भी दिए जाते हैं, पर सोसाइटी के पास इतनी इनकम नहीं है। अब हम 1,500 रुपये पर मंथ हम ले रहे हैं उसमें, जिसमें हम सिक्योरिटी प्रदान दे रहे हैं। कितने गार्ड रखे हुए? 2 सुबह 2 रात को है इसमें, 4 गार्ड के। सिक्योरिटी कैमरे हमने 12 लगवा रखे हैं सोसाइटी की तरफ से, जो कि हमने कहीं पैसा नहीं डिमांड करा, सोसाइटी का पैसा सेव करके जिस हिसाब से स्कीम थी कि पानी का बचत होती है उसी पैसे को सेव कर। उसके अलावा कई छोटे मोटे काम है जो हमारी सोसाइटी फंड से ही करते रहे। उसके अलावा हमने साफ सफाई के लिए आपने क्या क्या बेहतर आइडिया चुने, किस तरीके से आपने सोसाइटी को सुंदर और सफा बनाने के? हमारे जो स्वीपर है बहुत पुराना है, बचपन से ही वो यहाँ लगा, उसको भी कम से कम 20-25 साल हो जा रहे हैं, बहुत ईमानदार बच्चा है। हम उसको जिस हिसाब से काम देते हैं वो पूरा काम करके ही उसको साथ को की सोसाइटी को मेंटेन करना है। हम लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि भाई आप लोग सोसाइटी के मेंबर हैं, ये आपका भी फर्ज बनता है कि आस पड़ोस अपना साफ रखने की कोशिश करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्वीपर के ऊपर हर चीज डेट में यहाँ प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री वो करेंगे, हमको खुद भी रखना है। पर यहाँ पे लोगों को आदत है कि ये कूड़ा संभाल के रख लो, वो चीज संभाल के रख लो, और उसमें सोसाइटी ही का नाम बदनाम होता है कि देखो कितनी गंदी है, कितना ढंग से कोई चीज। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा भी उसमें क्या सहयोग है इसमें। ठीक है, अब अंतिम बातों की तरफ बढ़ते हैं। शर्मा जी, चाहे सोसाइटी एक बहुत बड़ा परिवार होता है, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा में अगर हम चले, सोसाइटी एक छोटा सा मोहल्ला ही होता है। होली दिवाली पर आप लोग किस तरीके का मंगल मिलन करते हैं, किस तरीके से सोसाइटी में प्रेम बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? अब जो होली आ रही है उसमें भी आप क्या करेंगे? सर जी, हमारे शुरू से ये पर्व रखा था होली का कि हम एक त्योहार को जरूर एक परिवार के तरीके से, उसमें 2 वजह थी। एक तो होली खेल के आदमी मतलब उसके लिए प्रोविजन बनाया था कि होली हम लोग खेलेंगे पार्क में, कभी किसी के इंडिविजुअल घर में नहीं जाएंगे। उसकी वजह थी कि हम लोग मिडिल क्लास आदमी थे, यदि किसी के घर जाएंगे रंग से किसी का घर खराब हो जाएगा, उसको 20-25 हजार रुपए रोका के वाइट वॉश करानी पड़ेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कहा भी हम नीचे पार्क में सब जने खेलेंगे और सूखा रंग खेलेंगे जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। फिर वो परंपरा अभी चलती आ रही है, अभी वही। और उसके बाद रंग के खेलने के बाद फिर हमारे को दोपहर का भोजन का इंतजाम होता है, प्रीति भोज बोलते जिसको, वो होता था कंट्रीब्यूटरी सिस्टम पे होता था कि पर हेड हम तो कंट्रीब्यूशन करते थे, हलवाई को ऑर्डर देते थे कि भी 2 सब्जी हैं, एक सोसाइटी का मैनेजमेंट अरेंज करता है ये सब? मैनेजमेंट है, जो भी आए अपना कोई भी इसमें योगदान देना चाहता है मोस्ट वेलकम। भाई आपके पास तजुर्बा है, उसके पास तजुर्बा है, कोई अच्छा ठीक है सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। उसमें जितनी भी गैदरिंग होती पर हेड के हिसाब से उनको पूरा दोपहर का लंच होता था, सुबह होली के साथ में पकौड़े और चाय का प्रावधान बना देते थे। सोसाइटी के सभी लोगों के लिए होता? नहीं, जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिनका कंट्रीब्यूशन सारे हैं, कोई मना नहीं था किसी को, पर किसी को कोई काम है करना चाहे 1000 कर दे, 500 करना चाहे 500, 500 जितने हमारे पास कलेक्शन आएगा उसी के हिसाब से हम लोग करते थे। क्यों कलेक्शन आने से क्या होता था, देखो लोगों को ऑब्जेक्शन होता था, किसी के घर में 7 आदमी है, किसी के घर में 2 आदमी है, यदि आदमी को 100 रुपए ले लिया उससे नहीं, पर परिवार पर हेड के हिसाब से ले लिया, उनको पर हेड हाउस से उनको टोकन दे दिया, भाई आपके 5 हैं, 5 आपको टोकन दे दिए, आप 5 आइए अपना खाना खाइए अपना आराम से।
किसी का गेस्ट आता है वो पहले इन्फॉर्म करे, उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसके पीछे जो मेन था, हमारी घर की बहू बेटियां या हमारी महिलाएं जो हैं, उनको एक सौभाग्य समय प्राप्त होता था कि आपस में बैठ के खाना बैठ के इकट्ठा खा सकें। क्यों सारा दिन तो अपने रसोई में बिजी रहती थी सारी, एक यही मौका होता था कि एक आके फ्री मूड में होकर आपस में बैठे, एक दूसरे मेल मिलाप, और जिससे कि क्या वो आपस में मैत्री की भावना बढ़ती रहती। ये लॉजिक था इसके पीछे। अभी बात करते हैं और बात खत्म करते हैं। शर्मा जी, सोसाइटी के बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं सोसाइटी को और सुंदर और साफ और अच्छा बनाने के लिए लोगों से? मेरा पर्सनल जो निवेदन है, मैं सोसाइटी के बिहाफ पे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये सोसाइटी जितने भी मेंबर उनकी अपनी सोसाइटी है। यदि वो मेरे पास 2 आंखें हैं तो उनके पास 800 आंखें हैं। क्या बात जब 800 आंखें देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं होगा। पर यदि ये ध्यान में रखते हुए यदि हर आदमी ये अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि ये मेरी अपनी सोसाइटी है, मैं इसको किस प्रकार से साफ सुथरा या किस तरह से वेल मेंटेन करके रख सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अपने ताजा खबर चैनल को समझिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका भी रोहिला साहब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो मेरी मेहरबानी करके एक ही रिक्वेस्ट लास्ट में है कि सोसाइटी एक बड़ा परिवार है। यदि हम परिवार हमारा खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं, हमारा देश खुशहाल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।